आई एम ऑडिबल? सिग्नल आ रहा है? तो खूब गौर से मेरी ओर देखिए, खूब रिलैक्स होकर बैठिए, इत्मीनान से सुनिए मेरी बातों को, ठीक है ना। तो अगर दिवाली की छुट्टी है तो मान लीजिए कल से नहीं रहेगी, तो दिवाली के नेक्स्ट डे से आप लोग आ जाइएगा। इसको वीडियो पे इसलिए कह दे रहा हूँ कि बाकी कोई देखे तो वो भी जान जाए। दिवाली के नेक्स्ट डे से फिर हम लोग फिर स्टार्ट कर देंगे, है ना। मान लीजिए कल आप लोग कह रही हैं तो कल परसों नरसों नहीं आए, मतलब नहीं लोग आ पाएंगे तो कैसे क्लास चलेगी, ठीक है ना। लेकिन दिवाली के नेक्स्ट डे से फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है, खूब गौर से देखिए कि हम लोग एग्ज़ाम आइडिया से न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे, उसके क्या कहते हैं मैग्नेटिज्म के, तो चलिए 2-4-5 छो लगाए जाए मजे मजे से। तो आप क्वेश्चन पढ़िए जरा। तो सर्कुलर कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, और शांत हो जाइए। एक सर्कुलर कॉइल है, इसका टर्न 50 है, एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, कॉइल सर्कुलर है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऑफ 4 टेस्ला, हाँ, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 4 टेस्ला कि जिसमें इस कॉइल को रखा गया है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो प्लेन ऑफ द कॉइल क्या है? ये है प्लेन ऑफ द कॉइल, क्या है? ये है। और इसके नॉर्मल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। एक एक बात दिख रही है, एक एक बात दिख रही है। हाँ, फिर आगे। इफ द करंट इन द कॉइल इज 6 एम्पियर, अगर इस कॉइल के अंदर करंट 6 एम्पियर है, देन टोटल टॉर्क टोटल टॉर्क कितना होगा? एक्टिंग ऑन द कॉइल इज, जो टोटल टॉर्क इस कॉइल पे एक्ट करेगा वो कितना होगा? यही पूछ रहा है ना। देखिए, ऐसा है कि मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि बोर्ड में तो बस आपको बेसिक्स पता हो, आपके सब सवाल लग जाते हैं, ठीक है ना। इवन आप देख रहे हैं कि एडवांस का भी लग रहा है, उसमें भी अगर आप क्वेश्चन को तोड़ देती हैं, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, वो भी लग जाता है। तो इसमें कुछ नहीं दिया है, एक सर्कुलर कॉइल दिया है, खूब बढ़िया समझ में आ रहा है। 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, ठीक, और उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो चलो 7 सेंटीमीटर रेडियस बना दिया, बात समझ में आई। उसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं 50, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके ऊपर 4 टेस्ला की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक एक बात को समझ गए। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इस प्लेन के परपेंडिकुलरली, इस प्लेन ऑफ द कॉइल से परपेंडिकुलरली बाहर। फिर क्या पूछ रहा है? ये तो दिया है एकदम क्लियर हो गया। अब क्या पूछ रहा है कि इस पे कुल टॉर्क कितना एक्ट करेगा। तो क्या ये बात पढ़ाई नहीं है? तो बताइए टॉर्क कितना होता है? टॉर्क m क्रॉस b। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है m क्रॉस b। कौन सी बड़ी बात है? और m क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बताइए? NIA। एक इसका होगा I इंटू ए, तो n नंबर ऑफ टर्न्स है तो NIA, है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसी सिद्धांत पे मैंने पढ़ाया था, इस सिद्धांत पे पढ़ाया था, ठीक है ना। हम बता रहे हैं ना, केवल 4 सवाल आप डिस्कस करेंगे, 5 सवाल, और ऐसे करके आप सब चैप्टर के ऐसे से डील करिए, जो सवाल पकड़िए एकदम साफ हो जाए, तो वो भी 5 सवाल 500 बना देगा, क्योंकि आपको पता रहेगा ना कैसे कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? NIA, ठीक है ना। और क्रॉस है तो B sin थीटा, ठीक है ना, ठीक। अब मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? आप देखिए, अगर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है दिया नहीं है, या तो करंट, ये तो दिया नहीं क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों केस में आप देखिए, अगर ये क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की ओर, और एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की ओर। यानी कोई भी केस है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच या तो एंगल थीटा है, या तो एंगल 0 है, या तो एंगल 180 डिग्री है। तो साइन 0 भी 0 है, साइन 180 भी 0 है, तो ये हो गया आपका 0। बात समझ में आ रही है? कि आपका 0 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, साफ हो गया। तो बस अब नेक्स्ट पढ़िए। The sensitivity of a moving coil galvanometer increases with the decrease in, हाँ, अब देखिए इसी हाँ, वो समझ में आ गया पूरा। अब एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अब देखिए 5-6 सवाल करेंगे, लेकिन खूब एकदम क्लियर होना चाहिए। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है
जिसकी सेंसिटिविटी, सुन लीजिए क्या पूछ रहा है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करती है किस चीज के साथ। तो मैंने आपको सेंसिटिविटी बताई थी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, याद आ रहा कि नहीं? करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी बताई थी, बोलिए भाई, आपके नोट्स में भी है। हाँ, और अब ये वीडियो पूरा बनेगा क्योंकि इस क्लास में मैं क्या बोलता हूँ उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने बताया था कि नहीं, मैं दिखा चुका हाँ ये मैंने बताया था, ठीक है ना। तो अब आप देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या बताए थे आपको, थीटा बाई आई, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यही करंट सेंसिटिविटी थी, ठीक है ना। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या सिद्धांत था कि एक कॉइल था, एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है कि किसी भी ओरिएंटेशन में उस कॉइल के परपेंडिकुलर होगी, इसी को कहेंगे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एक नंबर में ये भी आपके पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड में आया है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मतलब किसी भी कॉइल के किसी भी ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी, थीटा 90 होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब आप देखिए करंट सेंसिटिविटी है थीटा बाई आई। तो मैंने बताया था कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है तो एक हम क्या रखते हैं, कॉइल रखते हैं। कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो उसके ऊपर कुल टॉर्क कितना लगता है, n i a b साइन थीटा। मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होती है तो थीटा 90 है, तो साइन 90 कितना होगा, साइन 91 होगा। तो ये हो गया टॉर्क, ठीक है ना, ठीक। और ये टॉर्क जब एंटी टॉर्क के बराबर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्या समझाया था, इसी में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करिए, देखिए क्वेश्चंस के साथ अभी मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं 4-5 सवाल, अकेले में भी ये काम करिए कि क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, तब देखिए कुछ नहीं मिस होगा, ठीक है ना। और 5-6 तो सीखेंगे 1 घंटा में, आप घर पे अकेले में भी, अभी तो मेरे साथ सीख रही हैं तो भी वो बहुत तेज आगे से होगा, है ना। तो अब आप देखिए मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जब इस पर टॉर्क लगता है तो ये एक सस्पेंशन कॉइल होता है, सस्पेंशन कॉइल से ऐसे वायर लटका होता है, मैंने बताया ना सस्पेंशन कॉइल लटका होता है। जब वायर पे करंट फ्लो करता है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से वायर ट्विस्ट करता है, तो सस्पेंशन कॉइल भी ऊपर से ट्विस्ट करता है, और जब ट्विस्ट करता है तो क्या करता है, ये भी एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, ये भी एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करता है, मैंने बताया था। और ये मैंने बताया था कि ये एंटी टॉर्क जो होगा, अगर थीटा डिफ्लेक्शन है, इधर से आ जाइए, अगर मान लीजिए कि जैसे जैसे ये मुड़ता है तो ये भी एंटी टॉर्क प्रोड्यूस करता है। बात समझ में है बेटा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब इसके ऊपर लगने वाला टॉर्क इसके ऊपर लगने वाले टॉर्क के बराबर हो जाता है तो कॉइल का मुड़ना रुक जाता है। ये मैंने समझाया था। और मैंने बताया था कि ये इस सस्पेंशन कॉइल में जो एंटी टॉर्क लगेगा वो इस कॉइल की मतलब ये कितना एंगल मुड़ा और किस नेचर का ये है, जैसे किस नेचर का है उसके हिसाब से इसकी सी की वैल्यू होगी, ठीक है ना। टॉर्शनल कांस्टेंट पर यूनिट ट्विस्ट सी, जो हर मेटेरियल का डिफरेंट होता है, मैंने बताया था। तो जब सी थीटा इसके बराबर हो जाएगा तो मुड़ना रुक जाएगा। ये सब मैं समझा चुका था, उसी का इस्तेमाल कर दीजिए। तो एन आई ए बी साइन थीटा, चूंकि रेडियल फील्ड है तो साइन 91 है, इज इक्वल टू सी थीटा। अगर थीटा डिफ्लेक्शन है तो, और सी क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द वायर, जो कि वायर के नेचर पे डिपेंड करता है, वो आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा। ये सब बात मैं बता चुका था, है ना। तो बस यही, अब इतना तो मैंने समझाने में लगाया टाइम, लेकिन ये बात तुरंत इतनी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, है ना। अब मैंने आपको बताया था करंट सेंसिटिविटी क्या थी, थीटा बाई आई। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बताई थी आपको, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या बताई, थीटा बाई वी। थीटा बाई वी क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं क्योंकि सुनने में आया कि बड़ा लिखने से पिक्चर अच्छी आएगी, ये एकदम विजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये थीटा बाई वी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और थीटा बाई आई क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी। अब यहीं से करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, थीटा बाई आई, ये करंट सेंसिटिविटी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, वो हो जाएगी एन ए बी बाई सी। अब आप ऑप्शन पढ़ना शुरू करिए, ये बात आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। ऑप्शन ए, हाँ। नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ, नहीं क्या है, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कि डिपेंड्स अपॉन। The sensitivity of a moving coil galvanometer increases ठीक with है। the decrease in इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन, ये बढ़ेगा जब ये घटेगा।
तो बस वो ऑप्शन जो हो मार दीजिए। ऑप्शन पढ़ें। हाँ पढ़िए। ऑप्शन ए नंबर ऑफ टर्न्स, ऑप्शन बी एरिया ऑफ कॉइल, हाँ। ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। ऑप्शन डी टॉर्शनल रिजिडिटी। अब आप ही बता दीजिए। टॉर्शनल रिजिडिटी। बस हो गया, लग गया ना। तो ये जब आपका दिमाग चलेगा, एग्जाम में हम नहीं ना रहेंगे, एग्जाम में हम आपका नहीं लिख देंगे ना, तो आपका दिमाग चलाना है, ठीक है ना। मैं सारी बात रखूंगा, ये बताए थे वो बताए थे, अब आप आंसर बताएंगे तब आपका दिमाग चलेगा। बात समझ में आ रही है? बस थोड़ा टाइम से आइए। तो अब देखिए नेक्स्ट चीज, देखिए नेक्स्ट बात पढ़िए। वोल्टमीटर ऑफ रेंज 2। एक मिनट रुक जाइए। 1 वोल्ट मीटर, ये दोनों सवाल 100% समझ में आए? हाँ, 4 ही 5 करिए, लेकिन वो आपको लगाना है, हमें नहीं लगाना है। जब आप लगाने लगेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, पढ़ते रहिए। वोल्टमीटर ऑफ रेंज 2 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 300 ohms। एक मिनट रुक जाइए, खूब ध्यान से यहां देखिए, खूब ध्यान से देखिए। 1 वोल्ट मीटर है जिसका, हाँ, वोल्ट मीटर ऑफ, वोल्टमीटर ऑफ रेंज 2 वोल्ट। एक मिनट चुप रहिए। 1 वोल्ट मीटर है जिसका रेंज कितना है? 2 वोल्ट, यही ना कह रहा है? चलिए आगे पढ़िए। एंड रेजिस्टेंस 300 ohms। इसका रेजिस्टेंस आप ही लोग को करना है, हम नहीं करेंगे। इसका रेजिस्टेंस 300 ओम है। कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एन एमोमीटर ऑफ रेंज। हाँ, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक एम मीटर में, जिसकी रेंज, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक एम मीटर में जिसकी रेंज, हाँ हाँ पढ़िए। ऑप्शन ए 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 8 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 8 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 1 एम्पियर, ऑप्शन सी 1 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 एम्पियर। ऑप्शन डी 10 एम्पियर। ये कह रहा है ना, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट मीटर जिसका रेंज 2 वोल्ट है, यानी 2 वोल्ट से ज़्यादा वो मेजर नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है ना। और उसका रेजिस्टेंस 300 ओम है, और मैक्सिमम रेंज क्या है? 2 वोल्ट है। मतलब 2 वोल्ट से ज़्यादा वो मेजर नहीं कर सकता, है ना। और उसका रेजिस्टेंस 300 ओम है। इसका मतलब मैक्सिमम करंट वो कितनी इसमें से जा सकती है, ये बताइए। मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती है? बोलिए। 2/V = IR। V = IR, ये तो पता है। तो I = V/R। बात समझ में बेटा है? I = V/R। तो ये हो गया 2/3 × 10⁻⁻² एम्पियर, ठीक है ना। तो इसको आप कर सकते हैं 200/3 मिली एम्पियर, ठीक है ना। 200 नहीं, 20/3 मिली एम्पियर। 20/20 करेंगे 10⁻³ हो जाएगा। तो 20/3 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट ये झेल सकता है। बात समझ में आई? तो अब पढ़िए आगे, पढ़ के यार अपना दिमाग लगाइए, पढ़िए। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। अब आपको सॉल्व करेंगे, हम नहीं चाहे एक का सवाल सॉल्व हो। हाँ पढ़िए उसको पूरा। वोल्टमीटर ऑफ रेंज 2 वोल्ट, हाँ, मतलब मैक्सिमम इतना मेजर कर सकता है। एंड रेजिस्टेंस 300 ओम। मतलब इतना रेजिस्टेंस उसका है, यानी कि मैक्सिमम करंट इतनी इसमें से जा सकती है। कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू एन एमोमीटर ऑफ रेंज। कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एमोमीटर ऑफ रेंज। बताइए किस एमीटर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है? बताइए किस में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है? मैक्सिमम करंट इसमें इतनी जा सकती है। तो मैक्सिमम करंट कितनी जा सकती है? 6.67 मिली एम्पियर। इतनी मैक्सिमम करंट जा सकती है, ठीक है ना। ठीक, तो अब आप बताइए। तो 5, क्योंकि हाँ, 8 बहुत ज्यादा होता है। 8 में कन्वर्ट किया जा सकता है शंट लगा के। शंट लगाएंगे तो 8 में हो जाएगा। ज़्यादा करंट सर्किट में होगी तो इतनी उसमें चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन 5 मिली एम्पियर की रेंज से ज़्यादा तो पहले ही है उसका। 6.67 तो बिना कुछ लगाए ही मेजर कर रहा है। 10 एम्पियर तो और ज़्यादा हो गया। इसको भी कर ही सकता है। 1 मिली हो जाएगा तो बहुत नीचे।
हाँ देखिए, मान लीजिए 6.67 मिली एम्पियर तो वो मेज़र कर ही लेता है, चाहे कुछ करें चाहे ना करें। 6.67 मिली एम्पियर क्या करता है, वो मेज़र कर लेता है, चाहे वो कुछ आप सवाल आपको करना है, हमको नहीं करना है। और जब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा तो मेरा सब चिल्लाना बेकार रहेगा। देखिए आप बोले अभी ज्यादा हो जाएगा। ऐसा सुन लीजिए, पहली बात सुनिए, 6.67 मिली एम्पियर तो वो मेज़र कर ही लेता है, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें। चाहे हम कुछ भी ना करें, 6.67 मिली एम्पियर तो वो मेज़र कर ही लेगा। बात समझ में आ रही है? इतना तो कर ही लेगा, चाहे हम कोई अरेंजमेंट ना करें। लेकिन अगर हम शंट लगाएं तो इससे हायर ऑर्डर का भी वो मेज़र कर लेगा। मतलब इस रेंज से ज़्यादा, तो रेंज 5 मिली एम्पियर रेंज का मतलब है कि इससे ज़्यादा नहीं मेज़र कर सकता है, इससे ज़्यादा तो पहले ही मेज़र कर सकता है। ठीक है ना? अब शंट लगाएंगे तो 8 मिली एम्पियर भी हो जाएगा, 1 एम्पियर भी हो जाएगा, 10 एम्पियर भी, डिपेंड करता है शंट हम कैसे लगा रहे हैं। बात समझ में आई? तो बताइए। हाँ, बात समझ में आ गई? तो इसमें तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। अरे फिर से खूब आराम, समझ गए ना? दिमाग में आ गया बात? अच्छा मैक्स, ये यहाँ कौन रखा है? तो देखिए, ध्यान से देखिए, खूब अच्छे से। अच्छा, उसके लिए तो अब आप देखिए, एक वोल्ट मीटर है जो 2 वोल्ट मेजर करता है, ठीक? उसका रेजिस्टेंस ये है, ये उसका रेंज है, मतलब इससे ज्यादा वो मेजर नहीं कर सकता 2 वोल्ट से ज्यादा। बात समझ में आ रही है ना? 2 वोल्ट, 0 से 2 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। तो मैक्सिमम करंट वो कितनी झेल सकता है? इतना मिली एम्पियर। ठीक है ना? तो अगर हम कुछ भी ना करें तो भी रेंज इतना है। अरे हम कुछ ना करें तो भी इतना सर्किट में करंट आएगी, झेल लेगा, इतना मेजर कर लेगा। ठीक है ना? लेकिन अगर हम कुछ करेंगे तो इससे हायर ऑर्डर भी मेजर कर देगा। और ये रेंज तो ऑलरेडी, इस रेंज से तो ऑलरेडी ये ज्यादा है। ये तीनों 8 एम्पियर, 1 एम्पियर, 10 एम्पियर तीनों में एडजस्ट कर जाएगा, और 5 मिली एम्पियर से तो ऑलरेडी ज्यादा है। वही आंसर हो गया, है ना? लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज एकदम परफेक्ट नहीं है जैसा कि होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब आप नेक्स्ट बताइए। आंसर मिल गया? आंसर आ गया? हाँ चलिए, अब हम केवल आज 3 सवाल किए हैं। अगर 4-5 भी कर दिए तो आज हम लोग सफल हो गए, लेकिन 5 सवाल आपको करना है। ठीक है ना? हाँ। और शुरू में थोड़ा सा हमने क्या कहा कि अगर आप सो रहे हैं तो खड़े होइए, तुरंत मत सोचिए कि फलाना दौड़ रहा है, ये मत सोचिए कि वो दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है। आप सो रहे हैं ना, पहले आप खड़े होइए। अगर आप खड़े हो रहे हैं तो आप चलिए। अब आप धीमे चल रहे हैं तो तेज चलिए, और तेज चल रहे हैं तो दौड़िए। दौड़ रहे हैं तब और तेज दौड़िए, तब और तेज दौड़ पाएंगे। बात समझे ना? तो 5वें सवाल करिए। 5 सवाल 40 मिनट में कम नहीं होता अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ना। फिर धीरे चलेंगे। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए। रुक जाइए, चौथा सवाल है, 1 एमीटर है। 1 एमीटर है, गौर से देखिए। इस एमीटर में जो 4% मेन करंट है, हाँ बोलो बेटा। हाँ, 4%, इसकी मेन करंट की 4% एमीटर से पास कर रही है। फिर अगर इस गैल्वेनोमीटर, भाई गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है, ये सब बता चुके हैं, सवाल भी लगा चुके हैं। गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर बनता है। अगर इसको 5 ओम के शंट से, अगर 5 ओम रेजिस्टेंस के शंट से इसको हम शंट कर दें तो क्या कहता है? 4% करंट इसमें से जाएगी। यही ना कह रहा है? यही कह रहा है ना? इसका मतलब 96% करंट किसमें से जाएगी? इसमें से जाएगी। यही बात बोल रहा है। बस लैंग्वेज समझिए। नेक्स्ट करना आपको है, आप लोग ट्राई मारिए। हाँ बोलिए। फिर हाँ, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना होगा? खूब बढ़िया सवाल समझिए। एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर भी बनता है, वोल्टमीटर भी बनता है। कह रहा है कि उसमें अगर 5 ओम रेजिस्टेंस हम लगा दें शंट, तो 4% एमीटर में से या गैल्वेनोमीटर में से जाएगी, और 4% जाएगी तो बचा कितना? 96% शंट में से जाएगी। अगर शंट का रेजिस्टेंस पहले दिया है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताइए। अब समझ गए क्या दिया, क्या पूछ रहा है? कैसे करेंगे बताइए? हाँ, तो फॉर्मूले से, फॉर्मूला मत याद करिए, उसमें 5, 7, 8 फार्मूले हैं। वो फार्मूला याद करने वाला लड़का हमेशा कंफ्यूज रहेगा। बेसिक एकदम क्लियर रखिए।
बेसिक क्या है, मैं आपको सवाल सॉल्व कर चुका हूं, फिर से हिंट दे रहा हूं। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो बस उसी फंडे को लगाइए, उसी से बाकी सवाल भी हमने किया है पहले। बताइए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो बताइए कैसे करेंगे? इधर देखिए, अब देखिए, इधर देखिए, अगर 4% करंट इसमें जा रही है, ठीक है, टोटल करंट आपने आई मानी, टोटल करंट आपने आई एज्यूम कर ली। देखिए इधर देखिए, अगर आई करंट आपने एज्यूम की मेन सर्किट में और 4% इसमें जा रही है, तो 4I/100 किस में जा रही है? इसमें जा रही है। और 96I/100 किस में जा रही है? शंट में जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि ये दो पॉइंट के अक्रॉस दोनों कनेक्टेड हैं। इस तरह का डिस्कशन कई बार कई सवालों में, इवन वीडियोस में आपको दिख जाएंगे। इस बीच के वीडियोस में 2-3 सवाल हुए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इन दो पॉइंट्स के एमीटर के अगल बगल आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, तो कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? I × R, V = IR। और इसके अक्रॉस क्या होता है? I × R। इस केस में R 5 दिया है, तो ये सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो I कट जाएगा, आपका I कट जाएगा, I हो जाएगा, है ना। तो अब इसको आप कट कर देंगे। 100 कट गया आपका, और 4 से ये कट गया, 4 × 2 = 8 और 16, 4 × 4 = 16। दिस इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 24 × 5, और 24 × 5 कितना होगा? 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 और 12, 120 ओम। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लैरिटी है एकदम? है? देखिए एक बात मैं आप लोग से कह रहा हूं कि दिन भर में, अभी 4 महीना है, दिन भर में फिजिक्स का 10 सवाल लगाइए। 5 तो मैं अपने साथ डील कर लूंगा, 5 से 6 आप लोग कोऑपरेट करेंगे, 10-10 डील कर दूंगा। और 4-5 अपने घर पे लगाइए और इन क्वेश्चन को रिवाइज करिए, और इन क्वेश्चन में केवल आंसर पे मत ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन का सब नीर शीर विवेक एकदम एनालिसिस कर लीजिए। तो मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन मैं इतना श्योर कहता हूं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे सब क्वेश्चन आते हैं और आ जाएगा। और करना आपको है, वहां पे कोई और तो करेगा नहीं, तो आपका दिमाग चलना चाहिए। बात समझ में आ रही ना? और वो चलेगा, है ना, वो एकदम चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज। बताइए भाई, 5वां सवाल। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से क्या मतलब है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड, वही समझ रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड। उसकी SI यूनिट क्या है? क्या इसको आप बता नहीं सकते हैं? बोलिए भाई। हाँ, बस मार दीजिए, घप से मार दीजिए। और भी किसी और टर्म में होगा, वेबर में होगा, कुछ और होगा, जो भी उसकी यूनिट दिया होगा वो देख कर मार दीजिए। अच्छा, SI यूनिट पूछा? हाँ सर, SI यूनिट ही बस पूछा है। हाँ, तो क्या ऑप्शन है आपका? वेबर है, टेस्ला है, मैक्सवेल है और गॉस है। मेरे ख्याल से SI आपका टेस्ला होता है। हाँ, टेस्ला SI होता है, ठीक है ना, टेस्ला में SI होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपका 6ठा सवाल पढ़िए। 6 सवाल हो गए, बहुत है। आप ये बताइए, 40 मिनट में 15-20 मिनट बाद ही शुरू हुआ, और 20 मिनट में 6 सवाल करते, कितना घबराना नहीं है, 6 से बहुत है। एनालिसिस करके हुआ, डिस्क्राइब करके हुआ, वीडियो है, आप 6 सवाल रिवाइज, और 6 सवाल आप घर पे और कर लिए, और कॉन्सेप्ट्स तैयार करिए, क्वेश्चन। अरे यार, अभी भी मैं कहता हूँ, अभी भी आदमी 0 से पूरा पढ़ सकता है। आप लोग काफ़ी कुछ पढ़े हैं,
बस सकारात्मक रहने की जरूरत है, एकदम पॉजिटिव रहिए, एकदम पॉजिटिव रहिए। होगा कैसे नहीं, आएगा कैसे नहीं, ये मानसिकता रखिए। अपने आप को लाचार ना समझिए, तो अभी भी हो जाएगा यार। एकदम आत्मविश्वास से भरे रखिए। कुछ कमी दिख रही है, सबके चेहरे पे चमक दिख रही है, सब कुछ ठीक है, हाथ पैर सही सही सलामत, चेहरे पे चमक, तो ये क्यों, ये कौन सी बड़ी बात है यार? ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? है फिजिक्स मैथ लगाना बहुत बड़ी बात है? हाँ चलिए नेक्स्ट, हाँ ये भावना करके नेक्स्ट पढ़िए। न्यूटन मीटर पर कौन सा छठा क्वेश्चन है? बताइए। 6 क्वेश्चन हम लोग कर लिए और लगभग अभी 5 मिनट और बाकी है, लगभग 20 मिनट समय लगा और इतना आराम से किया गया। हाँ एक और पढ़िए। अब ऐसा ही चलेगा क्लास, एकदम शांति, चाहे 2 ही 3 बच्चे होंगे, एकदम शांति से चलेगा, बाकी लोग भी शांति से बैठेंगे ना। नेक्स्ट पढ़िए। न्यूटन मीटर पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर पर एम्पियर पर एम्पियर इज द यूनिट ऑफ क्या? ऑप्शन न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? वर्क। मैग्नेटिक फ्लक्स वर्क होता है। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? वर्क होता है। एम्पियर क्या होता है? करंट। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया एक तरीके से जूल पर एम्पियर। जूल पर एम्पियर किसका होगा बताइए? ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन ए आप दिमाग लगाइए। हाँ बताइए। मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या होता है? इसको निकाल लीजिएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन μ0/4 आइडियल, हमको एकदम कई बार ध्यान में नहीं रहता है। ऑप्शन बी मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी XM होती है, ठीक है ना? μr = XM+1। एक तो ये चैप्टर आपके उसमें से हटा दिया गया है, मना किया गया था। तो ससेप्टिबिलिटी होती है तो जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की यूनिट जो होती है यूनिटलेस होती है, तो ये तो एकदम गलत है, ये तो एकदम गलत है, वो यूनिटलेस होता है। हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? B इंटू ए। तो B इंटू ए करके देख लीजिए आप। B इंटू ए, बी की यूनिट आप निकाल लीजिए। अरे निकाल लेंगे। B = μ0/4 आइडियल sin θ/r², ये B की यूनिट हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? या B की यूनिट वहाँ से निकाल लीजिएगा कि फोर्स बराबर QVB sin θ से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ नेक्स्ट पढ़िए। 7 सवाल हो गया, बाप रे बाप, 7 क्वेश्चन होने जा रहे हैं सिर्फ 20 मिनट के अंदर, इतना आराम से। A moving electron enters normally into a uniform magnetic field. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है? और इसके नॉर्मली एक मूविंग इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। तो बताइए, ये बात बताए नहीं थे कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो कैसा मोशन करेगा? बताइए, किस तरह का मोशन करेगा? अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली या परपेंडिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो किस प्रकार का मोशन करेगा? बताए नहीं थे, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताइए, नोट्स भी दिए थे इसका। हाँ, इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तो याद आ भी जाएगा। पहली बात, एकदम 40-45 मिनट की क्लास में खोना सीख जाइए, एकदम जैसे आपको लक्ष्य के अलावा कुछ ना दिखे, समझ रहे ना? कुछ भी ना दिखे, बस बोर्ड पे क्या चल रहा है, फिजिक्स क्या चल रहा है, इसके अलावा देश दुनिया कोई बात ना हो। उस बात का इस समय आप कोई समाधान नहीं कर सकते ना। मान लीजिए कोई टेंशन है, तनाव है, घर पे इधर उधर कोई बात स्कूल में हुई है, वो यहाँ नहीं ना कर पाएंगे, यहाँ आप इसको कर लिए। और घर पे आके ऐसे ही 45 मिनट आप कर लीजिए और 1.5 घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर लिए, इतना ही तो पढ़ना है। उसके बाद दिन भर घूमिए, लेकिन जितनी देर करिए एकदम बढ़िया से, है ना? बताए थे ना? तो अब आप बताइए, परपेंडिकुलरली घुसेगा तो कैसा मोशन होगा? सर्कुलर नहीं होगा। टाइम पीरियड नहीं बताए थे? 2πm/qb और रेडियस बराबर mv/qb, बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली घुसेगा तो सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है ना? और पैरेलली जाएगा तो कौन सा पाथ होगा? अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसके पैरेलल कोई चार्ज पार्टिकल जाती है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो जिस पाथ पे चल रही है उसी पे चलती जाएगी। जैसे आपको हमने बताया था कि एक
सेलेनाइड है, सेलेनाइड की एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन को पेड किया गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था या एंटी पैरेलल, तो कोई फोर्स नहीं, जो डायरेक्शन था वही डायरेक्शन बना रहा। सेम चलता है। इस केस में क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जाएगा तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ होगा, उसका रेडियस टाइम पीरियड बताए थे। और अगर मान लीजिए परपेंडिकुलरली नहीं किसी एंगल पे जाएगा तो कौन सा पाथ होगा, तो कौन सा पाथ होगा, अगर किसी एंगल पे जाएगा तो कौन सा पाथ होगा, अरे हमने बताया नहीं था, अरे वो सर एक्स से नाम है क्या था, हेलिकल पाथ, हेलिकल, उसका भी टाइम पीरियड और पिच ऑफ हेलिक्स बताए थे ना, हैं, हाँ तो बस ठीक है ना। तो अब देखिए इतनी बात हो गई, अब आप बताइए कि इसमें क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज। पहली बात डायरेक्शन ऑफ मोशन विल चेंज, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, तभी तो सर्कुलर होगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। दूसरी बात ऑप्शन बी स्पीड विल इंक्रीज। ये ऑप्शन बताइए, ये बताइए, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो डिटेल्ड सब बात बताई थी, और मेरे वीडियो को आप देखिएगा पुराने वाले, इस क्लास में मैंने इसलिए नहीं उस वीडियो को बनाया क्योंकि यही चीज़ मैं उस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो हर बैच में नहीं ना वो करूँगा, एक के बाद नहीं ना दोहराऊँगा, तो एक बार मैं कर चुका था आप लोग के पहले, मैंने नहीं किया, लेकिन इस बात को मैंने 2 बार पढ़ा, 2 बार रिपीट करके बताया और नोट्स भी दिया है। तो अब आप बताइए कि जब डायरेक्शन चेंज करेगा, मैंने एक बात और बताई, स्पीड नहीं चेंज करेगी, क्योंकि किसी पार्टिकल के अगर परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लगता है तो वो फोर्स स्पीड को चेंज नहीं करता, केवल डायरेक्शन को मोड़ देता है। आप सर्कुलर मोशन में क्लास 11th में खूब डिटेल में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी पार्टिकल के डायरेक्शन, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली कोई फोर्स लगता है तो वो फोर्स क्या करता है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है, लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ाता या घटाता नहीं है। ये मैं बता चुका, हाँ ठीक है ना। वो परपेंडिकुलर फोर्स जो होगा, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर फोर्स है, इधर देखिए, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर फोर्स है वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए बात समझ में आ रही है। तो ये तो ऑप्शन एकदम गलत है, ऐसे है ना। अब ये नहीं कि आंसर मिल गया, एग्जाम आइडिया लग गई, खटाखट लग गया, ये इसका बी है, इसका सी, बहुत लड़के ऐसे करते हैं, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी। क्वेश्चन नहीं आता बेटा, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। और मैं पहले दिन से ही बोल रहा हूँ कि 99% नहीं आएगा, 100% वही आएगा जो हम बोल रहे हैं, लेकिन वो बात तुमको आनी चाहिए, और कुछ आई है, कुछ आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट बोलिए। हाँ तो ये गलत है, सी बोलिए। स्पीड विल डिक्रीज। तो बेटा जब हाँ कांस्टेंट है तो